हेलो एवरीवन। आज अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात कंप्लीट कर चुके हैं, थर्मोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में एंटर हो गए है ना। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स से लिखा हुआ है, अपन थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है थर्मोकेमिस्ट्री, क्या क्या पढ़ने वाले, क्वेश्चन 100% एक आएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल सिंपल सा भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आए मैं बिल्कुल जीरो से आपको बताऊंगा कि हाँ जो जो टर्म्स काम में आने वाली उनको अपन जीरो से बात करते हैं। ठीक है, चलो आज अपन थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। अपन बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री की। ठीक है भैया, चलो अपन बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें आपको बार बार एक वर्ड लिखा हुआ आएगा, हीट, उष्मा रसायन। ठीक है, अब आपको यहां पे बार बार एक वर्ड लिखा हुआ आएगा, बार बार वर्ड लिखा हुआ आएगा, हीट कैलकुलेट करो, उष्मा ज्ञात करो, एंथैल्पी ज्ञात करो, बार बार ये वर्ड लिखा हुआ आएगा। तो उस वर्ड तक अपन को पहुंचना है। उस वर्ड से पहुंचने के लिए उससे पहले अपन कुछ बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं थर्मोकेमिकल इक्वेशन की। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, उष्मागतिक या उष्मा रासायनिक समीकरण, उष्मा रासायनिक समीकरण, उष्मा रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, आओ उष्मा रासायनिक समीकरण की बात करें अगर अपन, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करते हैं उष्मा रासायनिक समीकरण के अंदर होती क्या ये उष्मा रासायनिक या थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है वो किसी रासायनिक परिवर्तन को, किसी रासायनिक परिवर्तन को समीकरण द्वारा प्रदर्शित, समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उस इक्वेशन को, उस समीकरण को, उस समीकरण को अपन क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं ये। ठीक है, किसी रासायनिक परिवर्तन को, रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, उस रासायनिक परिवर्तन को अपन एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उस समीकरण को अपन क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे मैंने ऐसा एग्जांपल लिखा, कार्बन का दहन, तो अब इसको इक्वेशन में लिखो, तो मैंने एक इक्वेशन बना के लिखी, कार्बन होता सी सॉलिड प्लस O2 गैस, क्या बनेगा CO2 गैस, प्लस साथ में 100 जूल की उष्मा भी उत्सर्जित होगी, तो मैंने लिख दिया प्लस 100 जूल। ये केमिकल इक्वेशन है, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है आपकी। ठीक है, सिमिलर वे में मैंने अगर ऐसे लिखा, हाइड्रोजन गैस का दहन, हाइड्रोजन गैस का दहन करवाया आपने, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस हो गया, प्लस हाफ O2 गैस होता है, कन्वर्ट होता है H2O, वो डिपेंड करता है लिक्विड होगा या गैस टेम्परेचर के ऊपर, प्लस हीट रिलीज होगी। अब कोई कहता है ऐसे नहीं लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, हाफ वर्ड नहीं आता तो 2H2 लिख दो, प्लस O2 गैस लिख दो, कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O, लिक्विड या गैस में आएगा, प्लस हीट आ जाएगा। बात आ रही समझ में आपकी? ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती क्या, ये समझ में आ गया। किसी भी रासायनिक परिवर्तन को अपन एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उस इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की उष्मा, हीट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की उष्मा। अभिक्रिया की उष्मा क्या होती है, पहले अपन इसकी बात करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में हुआ उष्मा परिवर्तन, ये किसी रासायनिक परिवर्तन में हुआ उष्मा परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया की उष्मा कहते हैं। किसी रासायनिक परिवर्तन या किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक परिवर्तन को अपन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसी रासायनिक परिवर्तन ऑब्लिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में हुआ उष्मा परिवर्तन,
हुआ उष्मा परिवर्तन अभिक्रिया की उष्मा कहलाती है। अभिक्रिया की उष्मा कहलाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर कोई रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में हुआ उष्मा परिवर्तन ही अभिक्रिया की क्या कहलाती है? उष्मा कहलाती है। अब एक्चुअल में थर्मोकेमिस्ट्री में अपन जब भी बात करते हैं, इन थर्मोकेमिस्ट्री में अभिक्रिया की उष्मा नियत दाब पर मापी जाती है। भैया नियत दाब पर मापी जाती है। और अगर नियत दाब पर मापी जाती है तो नियत दाब पर उष्मा जो होती है वो किसके बराबर होती है? एंथैल्पी के बराबर होती है। नियत दाब पर उष्मा जो होती है वो किसके बराबर होती है? एंथैल्पी के बराबर होती है। तो इसका मतलब मैं हीट ऑफ द रिएक्शन बोलूं तो वो किसके बराबर होगी? एंथैल्पी के बराबर होगी। चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगी डेल्टा एच। और अपन को मालूम है डेल्टा एच हमेशा क्या होता है? एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगी। तो डेल्टा एच आ गया एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सुनना बात को, अब सुनना है। अगर ये एक रिएक्शन लिखी हुई है तो उसकी अभिक्रिया की उष्मा कैसे लिखोगे? जैसे देखना, एक ये रिएक्शन लिखी जैसे सी सॉलिड प्लस O2, तो वो जब न्यूमेरिकल करते हो उस समय फिजिकल स्टेट लिखना कोई ज्यादा कंपलसरी नहीं है, जब जरूरत होगी तो ही लिखे जाएगा। ये CO2 गैस प्लस 100 जूल हो गई। ठीक है, अगर सिस्टम से उष्मा उत्सर्जित होती है, 100 जूल का मतलब हो गया बाहर उष्मा आई, तो इसका मतलब सिस्टम ने 100 जूल की उष्मा बाहर फेंकी, तो उष्मा जब बाहर निकलती है तो डेल्टा एच का जो साइन आता है या हीट का जो सब साइन आता है तो वो नेगेटिव लिखा जाता है, तो ये माइनस का 100 जूल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ हो ये H2O लिक्विड है प्लस H2O लिक्विड को H2O गैस में कन्वर्ट किया और यहां पे आपको माइनस की 100 जूल लिखी हुई आई, तो जब इसकी इक्वेशन लिखोगे या प्लस का 100 जूल इधर लिखा हुआ आ सकता, बात सेम है। H2O लिक्विड अगर H2O गैस में कन्वर्ट होता है तो अगर यहाँ पे आपका डेल्टा एच लिखा हुआ है तो प्लस का 100 जूल लिखा हुआ आ सकता है। ये प्लस का 100 जूल लिखा हुआ आ सकता है, वो देख लो। सही बात बोलो, ये इस टाइप से लिखा हुआ आएगा, कोई डाउट नहीं? तो ये बात हो गई हीट ऑफ द रिएक्शन की। इस टाइप से हीट ऑफ द रिएक्शन लिखा जाता है। ये डेल्टा एच के आधार पर या हीट के आधार पर जो है वो अभिक्रिया दो टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, टाइप ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच के बेसिस पे दो टाइप की रिएक्शन होती है ना? कौन कौन सी? एक तो होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब उष्मा शोषी और एक होती है एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपी। एंडोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इसका मतलब हीट ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन हीट ऑफ द रिएक्टेंट होगा। ठीक है, और एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा, इसका मतलब एच रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एच प्रोडक्ट। ग्राफ बनाया जाए अगर इनका तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये एंथैल्पी है, हीट है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। प्रोडक्ट की ज्यादा रखनी है, ये लो प्रोडक्ट की ज्यादा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की ज्यादा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब सुनना, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी तो ये वाली, ये फॉरवर्ड है। बैकवर्ड की पूछे तो ये बैकवर्ड है, क्योंकि बैकवर्ड में प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन की हो गई। डेल्टा एच पूछे तो ये डेल्टा एच है, ये लो, समझ में आ गई बात? तो डेल्टा एच को ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा ग्राफ उसका बनाया जाए एक्सोथर्मिक का, तो रिएक्टेंट की ज्यादा होनी चाहिए हीट, तो ऐसा बनेगा ग्राफ, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की हो जाएगी, ये बैकवर्ड की हो जाएगी, डेल्टा एच पूछे तो ये डेल्टा एच हो जाएगा। ठीक है, ये दो बेसिक टाइप हो गए, टाइप्स ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच। चले आगे,
ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है, हीट ऑफ द रिएक्शन। अब जब भी हीट बोले तो आपको समझ जाना है एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है। टाइप्स ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच, ईए फॉरवर्ड ईए बैकवर्ड, ये समझ में आ गया सारी बातें। चलो अब अपन बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी। अब इसकी बात करते हैं अपन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे एंथैल्पी को। एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन लिख दो। फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। पहला फैक्टर, क्रियाकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्रियाकारक की प्रकृति के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। जैसे देखना, मैंने एक रिएक्शन लिखी H2 प्लस 2H2 गैस प्लस O2 गैस कन्वर्ट हुआ 2H2O लिक्विड में मान लिया मैंने। इसका एंथैल्पी चेंज x है, तो मैंने क्रियाकारक चेंज कर दिया, इस बार N2 प्लस O2 कर दिया और 2NO बना लिया। तो इस बार मैंने क्रियाकारक चेंज कर दिया, प्रोडक्ट भी चेंज हो गया, तो डेल्टा H जो आएगा वो y आएगा। तो x और y कभी भी बराबर नहीं होंगे। रिएक्शन तो O2 की है दोनों केस में, लेकिन रिएक्टेंट H2 और N2 अलग अलग हो गए, इसकी वजह से इनकी एंथैल्पी बराबर नहीं आएगी। सेकंड नंबर, क्रियाकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था, क्रियाकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, क्रियाकारक एवं उत्पाद की फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो देखिए, अगर जैसे आपने ये लिया 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट करवा दिया 2H2O लिक्विड में, ये डेल्टा H इज इक्वल टू एक्स आ गया। सिमिलर वे में 2H2 गैस प्लस O2 गैस, अगर आपने इसको कन्वर्ट किया 2H2O गैस में, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड एंड गैस, यहां डेल्टा H आएगा y, तो x इज नॉट इक्वल टू y होगा। अब एक बात सुनना ढंग से, एक सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फर्क ये है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया गया, तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी सिस्टम को। तो अगर ये माइनस का 100 आ रहा है तो ये माइनस का 40 ही आएगा, 60 की हीट आपने दे दी कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ रही बात। तो x इज नॉट इक्वल टू y। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, एलोट्रोपिक फॉर्म के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कैसे, अगर आप कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म ले रहे हो प्लस O2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो बनेगा CO2 गैस, ये लो, इसका डेल्टा H आपने रखा x। अब आपने C डायमंड लिया प्लस O2 गैस लिया, है तो कार्बन ही, CO2 ही लास्ट में गैस बना, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट अलग अलग मैनर से रिएक्शन करते हैं, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू y आएगा, x और y बराबर नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात। थर्ड नंबर फैक्टर है अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल साहब। क्रियाकारक की मात्रा के ऊपर,
डिपेंड करेगा। अब क्रियाकारक की मात्रा के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? क्रियाकारक की मात्रा बढ़ती है तो हीट भी ज्यादा आएगी। कैसे? अगर अपन एक तो इतना सा कोयला जलाए और एक इतना कोयला जलाए तो हीट ज्यादा कहां प्रोड्यूस होगी? इतने वाले कोयले में ना। तो सीधी सी बात है कि अमाउंट अगर बढ़ता है तो हीट या एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है। जैसे ये लिखी मैंने सी सॉलिड प्लस O2 गैस, कार्बन का कंबंशन करवाया, ये CO2 गैस है, इसका डेल्टा H मान लिया x है। ठीक है, अगर एक मोल के लिए डेल्टा H x आता है तो मैंने बोला एक मोल का मतलब 12 ग्राम हो गया कार्बन का। अगर मैंने बोला 120 ग्राम कार्बन है मेरे पास तो 120 ग्राम के लिए डेल्टा H जो आएगा इसका मतलब 10 मोल हो गया तो 10x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10x। समझ में आ रही बात? तो डेल्टा H आ जाएगा 10x। 120 ग्राम के लिए डेल्टा H आ जाएगा 10x। बोलो कोई डाउट है? नहीं। तो ये थर्ड नंबर हो गया अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। चौथे फैक्टर के ऊपर बात करते हैं टेम्परेचर की। चौथे फैक्टर के ऊपर बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान। ये किरचॉफ इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन होगा। ये किसके थ्रू एक्सप्लेन होगा? किरचॉफ इक्वेशन। क्या होती है किरचॉफ इक्वेशन? बात करते हैं। DH जो होती है एंथैल्पी वो होती है NCP/dt, होती है NCP/dt। अगर ये होता है तो मैं मान रहा हूं एंथैल्पी चेंज हो रही है T1 और T2 टेम्परेचर पे, डेल्टा H1 और डेल्टा H2 है, ये टेम्परेचर T1 रखा, ये टेम्परेचर T2 रखा, NCP/dt हो गया। ठीक है, इसका कर लो इंटीग्रेशन तो ये आएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू NCP डेल्टा T आ जाएगा। ये लो। कभी कभार क्या होता है एक रिएक्शन होती है तो उसमें CP रिएक्टेंट का भी होता है, प्रोडक्ट का भी होता है। अगर CP भी परिवर्तित हो रहा है, यदि CP भी परिवर्तित है तो उस कंडीशन में डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू N डेल्टा ऑफ द CP, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इंटू डेल्टा T करना है आपको। ठीक है, अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ये चार बेसिक फैक्टर हो गए, ये चार बेसिक फैक्टर हो गए टेम्परेचर मतलब एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले। इस इक्वेशन को किरचॉफ इक्वेशन बोलते हैं, किरचॉफ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक चार फैक्टर हो गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट बता रहा हूं जिनको अपन को यूज करना है। ठीक है, चलो देखो। तो अपन को ये समझ में आ गया एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं, जैसे एक सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूं, अपन क्वेश्चन समझने के लिए बात कर रहे हैं। जैसे A से B है, एक रिएक्शन है, इसका डेल्टा H दे रखा अपन को X, अपन से पूछा 2A कन्वर्ट हो रहा है 2B में, बताओ इसका डेल्टा H कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब आपने या तो रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है या फिर बोल दो आपने अमाउंट डबल कर दिया। अमाउंट अगर डबल करोगे तो डेल्टा H जो होगा वो डबल हो जाना चाहिए, तो डेल्टा H हो जाएगा 2x। सिंपल सी बात। तो जब कभी मैं किसी अभिक्रिया को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा H भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में ध्यान रखना, अपन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H के साथ भी मल्टीप्लाई होके आएगा। ठीक है, हाँ ऐसा पूछ लेता तो हाफ A कन्वर्ट हुआ हाफ B में तो कितना आएगा। तो मैं कह रहा हूं सिंपल सी बात है, आपने इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो डेल्टा H भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स x/2 हो जाएगा। बोलिए, ठीक है, x/2 हो जाएगा। चले आगे, सेकेंड नंबर। ये सिंपल सिंपल से लॉजिकल क्वेश्चन है जिनको अपन को न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। A कन्वर्ट हो रहा है B में, इसका डेल्टा H x है, आपसे पूछा B कन्वर्ट हुआ A में, इसका डेल्टा H क्या होगा। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आराम से समझना। अगर आपने एक इक्वेशन लिखी C + O2 कन्वर्ट हुआ CO2 + 100 जूल,
ठीक है, तो ये 100 जूल लिखा तो इसका डेल्टा एच कितना आएगा, माइनस का 100। अब इक्वेशन को उल्टी करके लिख दी, ये CO2 प्लस ये कन्वर्ट हो गया C प्लस O2। तो एक बात बताओ, ये तो एंडोथर्मिक हो गई, उष्मा चाहिए, तो इसका डेल्टा एच कितना आएगा, प्लस का 100। तो मैंने जब रिएक्शन को रिवर्ट किया तो डेल्टा एच का बस साइन नेगेटिव हुआ है, साइन नेगेटिव हुआ है, तो इसका डेल्टा एच हो जाएगा माइनस का x। बोलिए आया समझ में, आया समझ में? देखो मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है। चलो आगे थर्ड नंबर बात करते, चलो थर्ड नंबर पे बात करें। ये छोटे छोटी प्रॉब्लम है जो आपके कंसेप्ट बिल्ड कर रही है, ठीक है। थर्ड नंबर लिखा मैंने, एक इक्वेशन लिखी A2B, इसका डेल्टा एच x1 है। एक इक्वेशन लिखी B2C, इसका डेल्टा एच x2 है। आपको बोला है A2C, बताओ इसका डेल्टा एच कितना होगा। डेल्टा एच एंथैल्पी, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव नेचर की होती है। एडिटिव नेचर की होती है, सिंपल सा बात है। ये इक्वेशन कब आएगी, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, तो डेल्टा एच दोनों इक्वेशन का ऐड होकर आ जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, इनका यूज करना भी सिखाऊंगा कि कैसे इनका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मैंने दे दिया, अगर मैंने आपको 4 नंबर क्वेश्चन ऐसा दे दिया, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O लिक्विड है, ठीक है, या H2 प्लस हाफ O2, इसका डेल्टा एच जो है ना वो मेरे को दे रखा है माइनस का 100 जूल। अब अगला दे रखा है H2 गैस प्लस हाफ O2 कन्वर्ट हुआ H2O गैस में, मेरे को बोला डेल्टा एच जो है वो माइनस का 60 जूल है। और फिर मेरे से पूछा H2O लिक्विड की वाष्पीकरण की एंथैल्पी ज्ञात करो, वाष्पीकरण की एंथैल्पी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बन गया अपने पास, ये इन्हीं से रिलेटेड है। अपन AB की फॉर्मेट में कर रहे हैं, इस बार जो है वो इक्वेशन की फॉर्मेट में आ गया। पहले काम हमेशा पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा पहला काम ये करना है तुम लोगों को कि जो कह रहा है ना उसकी इक्वेशन लिखो। H2O का वाष्पीकरण मतलब H2O लिक्विड होगा, ये कन्वर्ट होना चाहिए H2O गैस में। ये इक्वेशन लेके आनी है आपको ओवरऑल। इसमें से इस वाली इक्वेशन को माइनस करोगे तो माइनस माइनस H2O लिक्विड, गैस में से लिक्विड माइनस होगा तो उधर चला जाएगा। तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस 60 माइनस माइनस का 100, बोलो कितना आ गया 40। ये लो 40 जूल आ गई, बोलो आ गया आंसर। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बताओ, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री तभी इजी लगेगी जब आप उसकी इक्वेशन लिखोगे। जो चीज पूछी जा रही है ना सबसे पहले उसकी इक्वेशन ही लिख दो, इक्वेशन लिखते ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक रिएक्शन दे रखी है हाफ N2 प्लस 3/2H2 गिव्स अमोनिया, ठीक है, एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पर इस रिएक्शन का डेल्टा एच माइनस का 500 जूल दे रखा है। तो बोला 398 केल्विन पर डेल्टा एच कितना होगा, ये पूछा है। सीपी दे रखा है फॉर N2, H2 और अमोनिया का क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं अपन। 2 जूल पर मोल इंटू केल्विन, 4 जूल पर मोल इंटू केल्विन, 3 जूल पर मोल इंटू केल्विन। इसका मतलब रिएक्शन है तो डेल्टा सीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, अल्टीमेटली तो बात ही है। तो अपन को मालूम है कि डेल्टा H2 किरचॉफ इक्वेशन लगा दो, NCP एन डेल्टा सीपी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा H2 कैलकुलेट करना है माइनस माइनस का 500, ये लो 1 मोल के लिए तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। डेल्टा सीपी, सीपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ द रिएक्टेंट इंटू डेल्टा टी हो गया 100, 398 माइनस 298, ठीक है। डेल्टा H2 प्लस 500 इज इक्वल टू सीपी प्रोडक्ट अमोनिया है, अमोनिया की कितनी है 3, 1 मोल की, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हाफ N2 है तो 2 इंटू 1/2 प्लस H2 4 है और कितनी है 3/2 मोल, ये लो मल्टीप्लाई बाई 100। तो डेल्टा H2 प्लस 500 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 6, 7 इंटू 100। डेल्टा H2 प्लस 500 इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 400। तो डेल्टा H2 इज इक्वल टू माइनस का 900 जूल, जूल में है तो ये माइनस का 900 जूल आ जाएगा।
कोई दिक्कत है क्या? बोलो, कोई दिक्कत किसी भी टाइप की? नहीं। चलो आगे। ये देखो बेसिक 5 प्रॉब्लम करवाई मैंने आपको थर्मोकेमिस्ट्री की, बिल्कुल सिंपल सी। देखो इनको तो मैंने एबी के टर्म्स में करवाया, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हेस लॉ की। हेस का नियम, हेस का नियम। हेस का नियम क्या कहता है? यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक मेथड, एक से अधिक विधि द्वारा पूर्ण होती है, तो यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक विधि द्वारा पूर्ण होती है तो सभी विधियों में नियत दाब पर, देखो नियत दाब लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हो मैं उसकी बात नहीं करता हूं, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री में नियत दाब पर उष्मा परिवर्तन समान होगा। स्टेटमेंट आपको ज्यादा हो सकता है लैंग्वेज में आपको लग रहा है कि ऐसा लिखा है, कोई लैंग्वेज में अलग लिखा हो। मैं आपको देखो मेथड समझाता हूं क्या है। यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक विधि में, जैसे मेरे को यहां से आर से पी जाना है, मैंने कहा यहां पे हीट परिवर्तन डेल्टा एच हुआ, ठीक है। अब आप आर से ऐसे नहीं गए और आप ऐसे चले गए क्यू, और फिर क्यू से चले गए पी, इधर हो गया डेल्टा एच टू, इधर हो गया डेल्टा एच थ्री, गए तो अल्टीमेटली यहीं पे होना। और एंथैल्पी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा एच वन जो होगा वो इसमें हुआ डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, तो इसके बराबर आएगा। बोलो, डेल्टा एच वन जो है वो डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री के क्या आएगा? बराबर आएगा। समझ में आ रही बात? ये हेस का लॉ उष्मा के लिए नहीं लगता है, ये सभी अवस्था परिवर्तन के लिए हेस लॉ सभी अवस्था परिवर्तन के लिए वैलिड है, सभी अवस्था परिवर्तन के लिए क्या है? वैलिड है। जैसे मैं भी बात करता हूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, दो मेरे को CO2 बनाना है। CO2 बनाना तो एक तरीका ये CO2 बनेगी, यहां पे कार्बन है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात कर रहा हूं। ये कार्बन प्लस O2 रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता CO2 में, C प्लस O2 रिएक्शन करके हो जाता है। यहां पे एंथैल्पी परिवर्तन X1 है। दूसरा तरीका C प्लस हाफ O2 रिएक्शन करके यहां पे पहुंच जाता है और यहां पे होता है CO, ये होता है CO वापस जो है वो हाफ O2 से रिएक्शन करके पहुंच जाता है CO2 पे, यहां पे X3 है। तो अल्टीमेटली अगर CO2 बनाना है, चाहे इस डायरेक्ट मेथड से बनाओ चाहे इन मेथड से बनाओ, तो X1 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? X2 प्लस X3 के। ये X1 जो आएगा वो X2 प्लस X3 के बराबर आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, उसमें बोला था A से B, B टू C और C टू D। ये आपको ऐसे प्रोसेस दे रखे थे। आपको A से D जाना है तो आप A से B गए, B से C गए, C से D गए। आपको बोला कि एंट्रोपी चेंज A से D का कितना होगा, ये पूछा। गिवन क्या था? डेल्टा एस A टू B दे रखा था 50, यूनिट नहीं लिख रहा हूं। डेल्टा एस B टू C दे रखा था 30, और डेल्टा एस आपको दे रखा था D टू C, वो दे रखा था 20, ठीक है। और आपसे पूछा A से D कितना होगा, तो मैं तो सिंपल सा ये बोलूंगा ना, A टू D जो होना चाहिए डेल्टा एस A टू D, वो ये होना चाहिए।
डेल्टा एस ए टू बी प्लस डेल्टा एस बी टू सी प्लस डेल्टा एस सी टू डी। बोलो, ए टू बी दे रखा है 50, ये लो 50 प्लस 30, सी से डी नहीं दे रखा है, डी से सी दे रखा है। इसका मतलब रिवर्ट किया, रिवर्ट करते ही साइन चेंज अभी बताया था मैंने, तो साइन चेंज होते ये हो गया माइनस का 20, ये हो जाएगा 60। बोलो, हो गया हेस लॉ? समझ में आया? ये हेस लॉ है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप की हीट कौन कौन सी आएगी, डिफरेंट टाइप की हीट कौन कौन सी आएगी उनके बारे में बात करते हैं। डिफरेंट टाइप की हीट कौन कौन सी होती है उनके बारे में अपन बात करते हैं। हाँ, अब अपन नेक्स्ट बात करें तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की। हीट ऑफ फॉर्मेशन, एक बात ध्यान रख लेना, अब जितनी भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आएगी ना वो एक मोल के लिए आएगी, पहली बात तो ये बात ध्यान रहे, है ना, एक मोल की डेफिनेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं संभवन या फिर विरचन की एंथैल्पी। स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस 180 एम्पर है, बाकी कोई फर्क नहीं है। एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंथैल्पी में कोई डिफरेंस नहीं है। डेल्टा एच एफ, ये लो, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, एफ का मतलब फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड होगा तो यहां पे ऊपर नोट लिखा हुआ आएगा, बस इतना सा फर्क है। देखो डेफिनेशन क्या है, समझना ढंग से। मैं यहां पे कुछ चीजें बोलने वाला हूं, उनको फिक्स पैटर्न में पकड़ के रखना, है ना, क्योंकि फिर बार बार आपको ये लगेगा आप लिख तो ये रहे हो, फॉर्मूला ये लगा रहे हो, तो वो कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तभी ये चैप्टर सिंपल होगा, अदरवाइज तो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला तुम लोगों के लिए। पहला पॉइंट, एक मोल किसी यौगिक का निर्माण, एक मोल किसी यौगिक का निर्माण, एक मोल किसी यौगिक का निर्माण उसके अवयवी तत्वों से, अवयवी तत्वों से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, उसके अवयवी तत्वों से जो सर्वाधिक स्थायी अवस्था में, सर्वाधिक स्थायी अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं से करने पर, यहां पे कॉमा लगा रहा हूं वापस, एक मोल किसी यौगिक का निर्माण उसके अवयवी तत्वों से जो सर्वाधिक स्थायी अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं से करने पर हुआ एंथैल्पी परिवर्तन, हुआ एंथैल्पी परिवर्तन संभवन या विरचन की एंथैल्पी कहलाती है। मैं तो ओवरऑल एक ही बात बोलूंगा आपको कि एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना किससे, अवयवी तत्वों से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन से निर्माण करना है, ऐसा नहीं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 से कर दो, नहीं। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं, उससे करने पर हुआ एंथैल्पी परिवर्तन। जब उसका एक मोल का फॉर्मेशन करोगे तो जितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसी को अपन बोलते हैं संभवन, विरचन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। सुने बात को, सेकंड नंबर पॉइंट, स्थायी अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की, पाए जाने वाले तत्वों की मानक एंथैल्पी, मानक एंथैल्पी शून्य होती है।
स्थायी अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की मानक एंथैल्पी शून्य होती है। जो स्टैंडर्ड स्टेट में मिलते हैं, जो स्टैंडर्ड स्टेट में मिलते हैं, उनकी मानक एंथैल्पी हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। अब कौन स्टैंडर्ड स्टेट में मिलेगा, कौन सी स्टेट में मिलेगा, वो देखो आपको। हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं, तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट है H2 गैस, H2 गैस में मिलेगा। फ्लोरीन की बात करते हैं अपन, तो F2 गैस। क्लोरीन की बात करें तो Cl2 गैस, इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है। ब्रोमीन की बात करें तो Br2 लिक्विड, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आयोडीन की बात करें तो I2 सॉलिड, ये लो गैस नहीं होगा। सिमिलर वे में आगे अगर अपन बात करें कार्बन की, तो कार्बन का डेल्टा HF जो होता है वो ग्रेफाइट का 0 होता है, ये लो ग्रेफाइट का। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम सॉलिड। मरकरी की बात करें तो मरकरी लिक्विड, ये लो, ठीक है। अगर फॉस्फोरस की बात करें तो P4, और वो भी कौन सा वाला? व्हाइट वाला। व्हाइट वाला स्टेबल तो नहीं होता है, बट नेचर में मिलता ही है, तो मजबूरी है यहां पे। सल्फर S8, S8 में भी कौन सा सल्फर? रोम्बिक सल्फर, ये लो, ठीक है। देखो कार्बन आ गया, ऑक्सीजन की बात करनी है, हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन N2 गैस होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो O2 गैस होगा, ओजोन नहीं ले, ठीक है। और कौन बच गए? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ गया, कार्बन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, फॉस्फोरस, सल्फर आ गया, बस, ठीक है, सारे आ गए लगभग, ठीक है। तो इनकी डेल्टा HF जो है सबकी, इन सबकी डेल्टा HF जो होती है वो क्या होती है? 0, कभी देगा नहीं, इनकी क्या होगी? 0 होगी। तो पहले तो ये समझ में आ गया, इनकी डेल्टा HF 0 होगी। अब आते हैं अपन वापस फर्स्ट नंबर वाले पॉइंट पे, किसे बोलेंगे? एक बात ध्यान रहे, सुन ले अच्छे से। अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखी है ना, कोई इक्वेशन लिखी है, तो उस इक्वेशन की एंथैल्पी, चाहे वो फॉर्मेशन हो, कंबशन हो, चाहे कुछ भी हो, उस इक्वेशन की एंथैल्पी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, वो हो सकता है फॉर्मेशन के बराबर हो सकता है कंबशन के बराबर हो, किसी के भी बराबर हो सकती है। मैंने लिखा तो इसका मतलब वो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है। जैसे देखें, थर्ड नंबर पॉइंट पे आओ, मैंने अगर ऐसा लिखा, जैसे देखें, कार्बन ग्रेफाइट है प्लस 2H2 लिखा, गैस बन गया CH4 गैस, ये डेल्टा H रिएक्शन है। अब देखना, CH4 बना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कार्बन ग्रेफाइट था, 2H2 गैस था, इसका मतलब ये फॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका? ये किसके फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? CH4 के। तो डेल्टा H रिएक्शन जो आएगी, डेल्टा H जो रिएक्शन आएगी वो डेल्टा HF ऑफ CH4 के बराबर होगी। डेल्टा H रिएक्शन जो आएगी वो डेल्टा HF ऑफ CH4 के बराबर आएगी, ये लो। तो अपन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिएक्शन CH4 के हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है, एक मोल ही बना है। और देखना आप एग्जांपल, अगर मैंने ऐसा लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है प्लस CO2 गैस है, ये रिएक्शन करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बना, ये डेल्टा H रिएक्शन है। अगर कोई मेरे से पूछे कि ये डेल्टा H रिएक्शन डेल्टा HF ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं है। तो पूछा क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो मैंने सिंपल सा रीजन दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, CH3OH बनाना है मेरे को, मिथेनॉल बनाना है, ये लो लिक्विड स्टेट में, ये डेल्टा H रिएक्शन हो जाएगी इसकी। तो मैंने कार्बन ले लिया ग्रेफाइट, है ना, प्लस ले लिया 2H2 गैस प्लस हाफ O2 ले लिया गैस में, ठीक है। तो ये देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, तो इसकी डेल्टा H रिएक्शन जो होगी वो डेल्टा HF ऑफ मिथेनॉल के बराबर होगी, बोलो। फोर्थ नंबर पार्ट देखो, फोर्थ नंबर पार्ट देखो, मैंने लिखा H2 गैस प्लस F2 गैस और बना लिया 2HF गैस में, और बोला ये डेल्टा H रिएक्शन है। अगर मैं बोलूं कि डेल्टा H रिएक्शन डेल्टा HF के बराबर है क्या, किसके लिए? HF के लिए, तो मैं बोलूंगा नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों? H2 से बन रहा है, F2 से बन रहा है, बना है वो तो ठीक है, लेकिन कितने मोल बना दिया आपने? 2 मोल। कितने मोल के लिए होती है? 1 मोल। अच्छा 1 मोल के लिए बनानी तो ये तो 2 मोल की हुई,
तो 1 मोल की होगी वो होगी ना डेल्टा एच एफ। तो मैं ऐसा लिख दूं फिर कि डेल्टा एच एफ जो होगी एच एफ की वो हाफ हो जाएगी कब, डेल्टा एच रिएक्शन की। ठीक है, चले आगे। ये देखो अपने यहां तक बात हो गई। अब सुनना बात को ढंग से। अब अपन किसी रिएक्शन, देखो मैंने कहा ना, मैं अगर कोई रिएक्शन लिखता हूं तो वो डेल्टा एच रिएक्शन है, ठीक है, वो फॉर्मेशन के बराबर हो सकती है, वो तो अपन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा एच रिएक्शन फॉर्मेशन के टर्म्स में क्या आएगी वो देखो, और फिर इसके ऊपर 1 2 3 न्यूमेरिकल देखते हैं, सिंपल सिंपल से अभी तो, है ना। एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, एक बार ये डेरिवेशन करके बता रहा हूं, वो हर बार डेरिवेशन नहीं करेंगे फिर अपन आगे से। जैसे मैंने क्या किया, एक इक्वेशन लिखी, CCl4 लिया प्लस H2O लिया तो बनाया COCl2 प्लस 2 टाइम्स HCl, बोला इसका डेल्टा एच रिएक्शन ज्ञात करो। ये ज्ञात करना है अपन को, है ना। गिवन क्या क्या है, गिवन डेटा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन CCl4 की दे रखी है x1, हीट ऑफ फॉर्मेशन H2O की दे रखी है x2, ठीक है, किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच एफ COCl2 की दे रखी है x3, और डेल्टा एच एफ HCl की दे रखी है x4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अपन को ये इक्वेशन लानी है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको फॉर्मूले वगैरह समझ में नहीं आते तो आपको अब जो मैं मेथड बताने वाला हूं ना वो अप्लाई करना चाहिए। जो डेटा दे रखा है ना उसकी इक्वेशन लिखनी स्टार्ट कर दो बस। सबसे पहले CCl4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखी जाएगी, C ग्रेफाइट प्लस 2 टाइम्स Cl2 कन्वर्ट CCl4, इसकी डेल्टा एच रिएक्शन जो होगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर आएगी, और वो किसके बराबर आएगी, x1। सही बात, आगे चलो। H2O, H2 प्लस हाफ O2 कन्वर्ट H2O, इसकी डेल्टा एच रिएक्शन जो आएगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के बराबर आएगी, तो x2 आ जाएगी। COCl2 की C प्लस हाफ O2 प्लस Cl2 कन्वर्ट COCl2, इसकी डेल्टा एच रिएक्शन जो आएगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ COCl2 के बराबर हो जाएगी, है ना। HCl की हाफ ऑफ द H2 प्लस हाफ ऑफ द Cl2 कन्वर्ट होगा HCl में, तो इसका डेल्टा एच रिएक्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो x4 आ गया। अब मेरे को ये 4 इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन लिखे आनी, तो 2HCl चाहिए, तो 2HCl चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा सबसे पहले, तो ये लो, तो यहाँ H2 हो जाएगा, यहाँ Cl2 हो जाएगा। पहला काम तो ये कर दिया जो प्रीवियस अपने पढ़ा था, ठीक है, पहला काम ये हो गया। आगे देखो, ये कुछ नहीं चाहिए, CCl4 इधर चाहिए अपन को, H2O इधर चाहिए, ये दोनों इधर चाहिए, तो इक्वेशन 3 प्लस 4 कर दो, -1 -2, है ना। 3 और 4 को ऐड करते हो तो 2Cl2 से 2Cl2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ O2 से हाफ O2 कैंसिल, H2 से H2 कैंसिल, कार्बन से कार्बन कैंसिल, इधर सारे कैंसिल हो गए, तो इधर तो हो गया 0, कन्वर्ट हुआ COCl2 प्लस 2 टाइम्स HCl माइनस CCl4 माइनस H2O, इधर ले आओ, CCl4 प्लस H2O कन्वर्ट हुआ COCl2 प्लस 2HCl, ये डेल्टा एच रिएक्शन होगा इसका। तो अब आपने ऐड और घटाया माइनस किया तो रिएक्शन में भी एंथैल्पी भी ऐड होगी माइनस होगी, 3 और 4, इसका मतलब x3 प्लस 2 टाइम्स x4 माइनस x1 माइनस x2, ये आ गया। एक बात बताना, x3 x4 किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की, ये देखो, तो डेल्टा एच रिएक्शन ये बनने वाला है डेल्टा एच एफ ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ द रिएक्टेंट, ये बनने वाला है डेल्टा एच एफ ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ द रिएक्टेंट, ये बनेगा, ठीक है। डेल्टा एच एफ ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ द रिएक्टेंट, ये बन जाएगा। बोलो सही बात आ गई समझ में। चलो आगे, चलो ठीक है।
ये आपका जनरल एक हो गया। तो अब अपन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मैंने अगर कोई रिएक्शन लिखी है तो वो तो डेल्टा एच रिएक्शन होगी। अगर गिवन फॉर्मेशन की है ना, इसके ऊपर ध्यान रखें, गिवन फॉर्मेशन की है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है बात। अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये C2H2 प्लस H2 कन्वर्ट हुआ C2H6 में, बोला इसकी डेल्टा एच रिएक्शन कैलकुलेट करो। ठीक है, गिवन क्या है, डेल्टा एच एफ ऑफ C2H6, ये माइनस की 150 किलो जूल पर मोल है, और डेल्टा एच एफ ऑफ C2H4 ये माइनस का 100 किलो जूल पर मोल है। ऐसा गिवन है अपन। ठीक है, अब अगर ऐसा गिवन है तो अपन को सिंपल सी बात मालूम है, हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो डेल्टा एच रिएक्शन जो होगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में C2H6 की माइनस की 150 माइनस रिएक्टेंट में C2H2 की माइनस 100 प्लस H2 की तो जीरो होती है, H2 की तो जीरो होती है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, माइनस का 50 किलो जूल पर मोल। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, और सेकंड नंबर प्रॉब्लम देखो। मेरे को ऐसा दे रखा हो, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस कन्वर्ट हो रहा है CaCO3 सॉलिड के अंदर। अगर इसका डेल्टा एच रिएक्शन दे रखा है माइनस का 100, ये लो। अगर अपन को दे रखा है डेल्टा एच एफ ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड माइनस 56 किलो जूल पर मोल, फिर दे रखा है डेल्टा एच एफ ऑफ दी CO2 22 किलो जूल पर मोल, फिर मेरे से पूछा है कि बताओ डेल्टा एच एफ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, अगर ये पूछ ले। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दे रखा है तो डेल्टा एच रिएक्शन जो होगा फॉर्मेशन की गिवन है, तो डेल्टा एच एफ ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ द रिएक्टेंट हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा ही। अगर ये है तो डेल्टा एच रिएक्शन कितनी दे रखी है बताओ, माइनस की 100 प्रोडक्ट की, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये लो, माइनस कैल्शियम ऑक्साइड माइनस 56 प्लस CO2 माइनस 22, ये लो, माइनस 100 इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट माइनस, ये कितना हो गया 78, माइनस माइनस प्लस होगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा वापस, ये लो, कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू माइनस का 178 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? ये मेरे लिए तो रिएक्शन है, अगर फॉर्मेशन की गिवन है तो P माइनस आर कर दिया। समझ में आ रही बात? चलो आगे आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, फिर हीट ऑफ कंबशन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन यहां पे और देख लो, फिर हीट ऑफ कंबशन की बात करते हैं अपन। मैंने एक इक्वेशन लिखी, Fe सॉलिड प्लस 1/8S8 कन्वर्ट हुआ FeS में। ठीक है, इसमें दे रखा है जब 2.8 ग्राम Fe अभिक्रिया करता है तो उष्मा में परिवर्तन या एंथैल्पी में परिवर्तन -75 जूल है, तो FeS की संभवन एंथैल्पी डेल्टा HF ज्ञात करो। स्टैंडर्ड बोलेगा डेल्टा HF नोट हो जाएगा। एक बात बताओ, इसकी FeS की अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब ये 1 मोल बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए, तो ये भी 1 मोल रिएक्ट करना चाहिए। 1 मोल का मतलब 56 ग्राम रिएक्ट करना चाहिए, तो 2.8 ग्राम अगर रिएक्ट करता है तो हीट रिलीज होती है माइनस का 75 जूल, तो 56 ग्राम रिएक्ट करेगा, 56 ग्राम रिएक्ट करेगा तो मल्टीप्लाई बाय 20 जूल, माइनस का 1500 जूल। इसका मतलब 1 मोल रिएक्ट कर गया। 1 मोल जब ये रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल बनेगा, तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ही होगा। तो डेल्टा HF कितना हो गया FeS का, माइनस का 1500 जूल। बोलो, आगे बात समझ में? माइनस का 1500 जूल हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं हीट ऑफ कंबशन की।
हीट ऑफ कंबशन की बात करते हैं। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं दहन की एंथैल्पी, सेकंड नंबर एंथैल्पी पे बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, फॉर्मेशन और दहन के जो है वो कंबाइन क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए अपन ने फॉर्मेशन के 3-4 क्वेश्चन ही किए है ना, आगे और करते रहेंगे। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दहन की एंथैल्पी। ये टॉपिक दहन की एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सुनना बात को आराम से, आराम से सुने। एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करते हैं। एक मोल फ्यूल, फ्यूल का मतलब एक मोल फ्यूल ईंधन हो गया, एक मोल फ्यूल यौगिक भी हो सकता है या तत्व भी हो सकता है। एक मोल फ्यूल के, एक मोल फ्यूल का ऑक्सीजन के आधिक्य में, का ऑक्सीजन के आधिक्य में पूर्ण दहन करवाने पर उत्सर्जित ऊष्मा का ऑक्सीजन के आधिक्य में पूर्ण दहन करवाने पर उत्सर्जित ऊष्मा अभिक्रिया की दहन एंथैल्पी कहलाती है। इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीजन का आधिक्य होना चाहिए फर्स्ट ऑफ थिंग। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कंप्लीट कंबशन हो ही नहीं, ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, आधिक्य, पहली बात। सेकेंड नंबर बात, एक मोल क्या होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए। अगर एक मोल फ्यूल होगा तो ही बात बनेगी। अब सुनो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ढंग से समझना आप। मैं इसलिए बोल रहा हूं डेल्टा एच रिएक्शन ही बोलनी पड़ती है आपको। जैसे देखो, मैंने अगर ऐसा लिखा H2 गैस है प्लस हाफ O2 गैस है, H2O लिक्विड बन गया, ये डेल्टा एच रिएक्शन है। अब ढंग से समझना, देखना, ये डेल्टा एच रिएक्शन जो है ना, वो देखो किस किस के बराबर हो सकती है। ये डेल्टा एच रिएक्शन जो है वो किस किस के बराबर हो सकती है। देखो, ये डेल्टा HF ऑफ H2O लिक्विड के बराबर है। एक तो ये देखो, एक मोल H2O लिक्विड का भी तो निर्माण हुआ इस रिएक्शन में। अच्छा, ये डेल्टा HC ऑफ हाइड्रोजन के भी बराबर है। ये देखो, एक मोल हाइड्रोजन का कंप्लीट कंबशन भी तो हुआ, तो डेल्टा HF ऑफ H2O बोलो या हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 बोलो, एक ही बात है। समझ में आ रही है बात? तो ये इस टाइप से पूछ लेंगे। अब रट्टा मार के जाओगे तो भूल जाओगे, मालूम ही नहीं चलेगा वहां पे क्या हो रहा है। इसलिए समझ समझ के इक्वेशन लिखनी। सेकंड देखो, मैंने अगर ऐसा लिखा सी ग्रेफाइट है प्लस O2 लिखा, ये बन गया CO2 गैस। ये लो, ये डेल्टा एच रिएक्शन है। अब मैंने अगर इसको बोला कि डेल्टा एच रिएक्शन जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, किसकी, CO2 की, और ये हीट ऑफ कंबशन भी है किसकी, ग्रेफाइट की। बोलो, यही तो होगा। समझ में आई बात? सिमिलर वे में अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, अगर मैंने डायमंड लिया फिर O2 लिखा, कन्वर्ट हुआ CO2 गैस में, ये डेल्टा एच रिएक्शन हो गया, ये डेल्टा एच रिएक्शन हो गया। अब अगर मेरे से पूछे डेल्टा एच रिएक्शन क्या है, तो मैं बोलूंगा डेल्टा HC ऑफ डायमंड है। अच्छा, ऐसा बोल सकता हूं क्या कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी है? नहीं। क्यों? CO2 का जब फॉर्मेशन होना चाहिए तो कार्बन की मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है, ग्रेफाइट, तो उससे होना चाहिए, तो डायमंड है, नहीं बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट, CH4 लिया प्लस O2 का कंबशन करवाया तो CO2 गैस बनेगी प्लस 2H2O लिक्विड बन गया। मान लो ये डेल्टा एच रिएक्शन हो गया अपने लिए, ये 2 हो गया। अब मेरे से पूछे डेल्टा एच रिएक्शन क्या है, तो 1 मोल है, तो मैं बोलूंगा डेल्टा HC ऑफ CH4 हो जाएगा। हीट ऑफ कंबशन किसकी होगी, CH4। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया ना, कि ये कभी डेल्टा HF ऑफ H2O भी बोल सकता है और हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 भी बोल सकता है। ये हीट ऑफ कंबशन, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं होगी। बात क्लियर सारी? चल, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है हीट ऑफ कंबशन का। नेक्स्ट देखो, कैलोरीफिक वैल्यू।
कैलोरीफिक वैल्यू Cv। देखो, दहन करवाने पर 1 मोल का दहन करवाते हो तो जो उष्मा उत्सर्जित होती है उसको तो बोलते हैं अपन क्या, हीट ऑफ कंबशन। लेकिन 1 ग्राम का दहन करवाया, 1 ग्राम का दहन करवाया, जो उत्सर्जित उष्मा होगी उसे बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम ईंधन का, 1 ग्राम फ्यूल का पूर्ण दहन करवाने पर, पूर्ण दहन करवाने पर उत्सर्जित उष्मा जो होती है, उत्सर्जित उष्मा को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। 1 ग्राम फ्यूल का पूर्ण दहन करवाने पर उत्सर्जित उष्मा को, फ्यूल का पूर्ण दहन करवाने पर उत्सर्जित उष्मा को क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक बात सुनना, कैलोरीफिक वैल्यू लेके आनी, 1 मोल का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मैं इसका 1 मोल की बात करता हूं तो 16 ग्राम हो गया, 16 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हुआ। तो 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट का कंबशन करवाने पर कितनी उष्मा उत्सर्जित हुई, डेल्टा Hc। तो 1 ग्राम से कितनी उष्मा उत्सर्जित होगी, डेल्टा Hc अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आएगी। और 1 ग्राम से जो उष्मा उत्सर्जित होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा Hc अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा। ठीक है बात। अब कुछ बात ध्यान रखनी है, कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना उतना ही फ्यूल अच्छा होगा। तो अगर किसी फ्यूल के बारे में बोला जाए तो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो फ्यूल अच्छा होगा, गुड फ्यूल है, अच्छा है, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा है उसकी। इसका मतलब ये भाई कम मात्रा में जलाने पर ही अगर ज्यादा हीट दे रहा है इसका मतलब उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है। अपन भी तो यही चाहते हैं, कम अमाउंट जलो, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, है ना। सुनना बात को, एलपीजी का जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू अप्रोक्सीमेट 55 किलो जूल पर मोल के पर ग्राम के आसपास होता है। और हाइड्रोजन का मैक्सिमम होता है कैलोरीफिक वैल्यू 150 किलो जूल पर ग्राम, ये मैक्सिमम है हाइड्रोजन के लिए। इसका मतलब ऐसा बोल दूं, जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा होगा, जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा। कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो सिंपली अगर मैं ऐसा बोलूं, C2H6, C2H4 और C2H2 दे रखा है, और मेरे से अगर ये पूछ ले कैलोरीफिक वैल्यू पूछ ले, या फिर मेरे से ऐसा पूछ ले बताओ उनकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, तो इसमें हाइड्रोजन 20% है। ठीक है, हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन 4/28 हो जाएगा। 4/28 का मतलब हो गया 1/7, मतलब लगभग 14% के आसपास आएगा। इसमें हो जाएगा 2/26, यही होगा ना, 2/26, 1/13, 1/13 का मतलब लगभग 7% के आसपास होगा, ये लो। ठीक है, तो सबसे कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं तो C2H6 की सबसे ज्यादा, उसके बाद C2H2 की, और उसके बाद C2H2 की आएगी, ये लो। ठीक है, बात हो गई सारी क्लियर। ये कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड बात थी। चलो आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाँ, तो ये हो गया कैलोरीफिक वैल्यू की बात होगी। अब सुनो बात को, जैसे अगर कोई रिएक्शन दे रखी हो, जैसे अभी अपन ने रिएक्शन के लिए डेल्टा H रिएक्शन कैलकुलेट किया था ना, डेल्टा HF ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF ऑफ द रिएक्टेंट। मैं इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं, पिछली बार आपको प्रूव करके दिया था पूरा। अगर डेल्टा H रिएक्शन चाहिए और कंबशन की गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस क्या होगा, प्रोडक्ट। एक बात ध्यान रखिए, गिवन के ऊपर फोकस रखना आप, तो
मैं आगे प्रॉब्लम कराऊंगा उस समय बोलूंगा गिवन क्या है, उसके ऊपर फोकस रखे। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया है, मैंने इस बार डेरिवेशन नहीं किया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम बड़ा है, ठीक है, बाकी कंसेप्ट इसका बिल्कुल सिंपल सा है। बॉम्ब कैलोरीमीटर देखना, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इस टाइप का ये एक चैम्बर होता है, फ्यूल चैम्बर, यहां पे अपना फ्यूल पड़ा होता है। ठीक है, और डायग्राम बस मेरे को ध्यान रखना है कि हाँ ऐसा होता है। बाकी इधर से O2 की सप्लाई देता हूं, फ्यूल अंदर जाएगा O2, तो फ्यूल और O2 रिएक्शन करके कंबशन होगा, उष्मा उत्सर्जित होगी, लेकिन उष्मा बाहर जा नहीं सकती है, तो मैंने इसके चारों ओर क्या पानी भर रखा है। ठीक है, अब उष्मा उत्सर्जित होगी, इंसुलेटेड कंटेनर है, बाहर जाएगी नहीं, तो उष्मा उत्सर्जित होकर यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो मैंने एक यहाँ पे क्या लगा रखा है, थर्मोमीटर लगा रखा है इस टाइप से। ये थर्मोमीटर है, ये क्या करता है, जब उष्मा उत्सर्जित होके ये पानी इस उष्मा को अवशोषित करता है, तो थर्मोमीटर में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि जो उष्मा उत्सर्जित हुई है फ्यूल के कंबशन से, वो पूरी की पूरी उष्मा कहां पे गई, इस पानी को मिल गई। तो पानी ने क्या किया, अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा, तो अपन ये चेक कर लेंगे कितनी उष्मा उत्सर्जित हुई, ms डेल्टा T से। ठीक है, अब ये बंद कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ। तो इसका मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो आप हीट मेजरमेंट करोगे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम मापी जाती है, ये बात ध्यान रखनी है, कांस्टेंट वॉल्यूम मापी जाती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे माप रहे हो तो इसका मतलब वो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट इंटरनल एनर्जी होती है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो ये क्या हो गया, डेल्टा ई हो गया, बोलो, तो डेल्टा ई होगा। और अपन को मालूम है डेल्टा ई जो होता है वो होता है एनसीवी डेल्टा टी। बस सी क्या है, हीट कैपेसिटी है, सी क्या है, हीट कैपेसिटी है, उष्माधारिता है, सिस्टम की दे रखी होगी पूरी, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको अगर ऐसे पूछे दहन की एंथैल्पी कितनी है, दहन की उष्मा, तो आपसे पूछ क्या रहा है वो मालूम है, पूछ तो डेल्टा एच रहा है, और बॉम्ब कैलोरीमीटर में आप कैलकुलेट क्या करोगे, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई को डेल्टा एच में कन्वर्ट कर दोगे, कैसे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। समझ में आ रही बात? चलो अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे अपन को आइडिया चल जाएगा। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर और ये एंथैल्पी ऑफ दहन, इनसे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर है, उसमें ये रिएक्शन हो रही है, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर है उसमें ये रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, NH2CN है, ये सॉलिड है, प्लस 3/2 O2 गैस है, ये रिएक्शन हुई तो N2 गैस बनेगा। नाइट्रोजन का कभी कंबशन नहीं होता, ध्यान रखना, N2 ही बनता है, प्लस H2O ये गैस है, प्लस CO2 ये गैस है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में उत्सर्जित उष्मा 743 किलो जूल पर मोल है, तो NH2CN की दहन एंथैल्पी ज्ञात करो। अब जिसको ये मालूम नहीं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजरमेंट होती है, तो वो तो सीधा बोलेगा कि ये उष्मा उत्सर्जित हुई है ना, यही जो है वो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात, उत्सर्जित हुई है, इसका मतलब ये डेल्टा ई है, और डेल्टा ई कितना है, उत्सर्जित होती है तो माइनस का 743 किलो जूल पर मोल, ये लो। अब मेरे को डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा ऑफ दी NGRT होगा, सही बात। डेल्टा ई माइनस 743 किलो जूल है, ध्यान रखना भैया, डेल्टा NG 1 2 3 और इधर है 3/2, तो 3/2 का बनेगा, ये लो,
आर की वैल्यू जूल में 25/3 होती है जूल के अंदर, 8.314 बोलो या 25/3 बोल दो, एक ही बात है। टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर दिया नहीं है, टेम्परेचर एक काम करो 300 केल्विन मान लो, है ना, 300 केल्विन मान ले क्या, मान लो 300 केल्विन। H2O गैस मानो लेकिन, है ना, तो भी टेम्परेचर 300, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी है मेरे को, ठीक है। और ये आया जूल में, तो 10⁻⁻23 इधर लिख देता हूं एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब अपना दिमाग मत लगाना कि 27 पे वाटर तो लिक्विड होता है, मैंने एज्यूम कर रखा है बस। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये हो जाएगा 1.5, तो 1.5 का मतलब हो गया इधर आ जाएगा पॉइंट, है ना, 0.15, तो ये हो जाएगा प्लस का 3.75, सही बात बोलो क्या, 25 × 15 375, ठीक है। बताओ, रुको एक मिनट, 70, ये 3 से 3 ये हो जाएगा 150, 150 में मतलब 150 का मतलब 150 का मतलब 1.5, 1.5 का मतलब 37.5, ठीक है। 343 में ये गया, पीछे बच गया 25 और 739, ये लो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो डेल्टा एच पूछा था अपन से। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, सेकंड नंबर प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन है। 3.5 ग्राम कोई गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 28 है, को बॉम्ब कैलोरीमीटर में दहन करवाने पर तापमान 298 केल्विन से 298.4 केल्विन हो जाता है, तो दहन की ऊष्मा ज्ञात करो। मतलब डेल्टा एच पूछा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता 2.5 किलो कैलोरी पर मोल है। पहले तो डेल्टा ई कैलकुलेट होगा, ठीक है। डेल्टा ई कितना होगा, मैंने कहा 3.5 ग्राम का कंबशन करवाया है, ठीक है, तो मैंने कहा 2.5 किलो कैलोरी है इंटू 0.4, कितना हो जाएगा ये बोलो, एक हो जाएगा क्या, बताओ। ये 0.45 कर देना, ये 0.45 है, पढ़ा रहने दो इसको ऐसे ही। ये लो किलो कैलोरी आ गया, ये किलो कैलोरी आ गया, ठीक है। पहले एक बात बताओ, ये जो है वो कितने का आया है, 3.5 ग्राम के गैस के कंबशन के लिए आया, ये 3.5 ग्राम गैस है, इसके लिए आया, तो एक मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो एक मोल के लिए नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लो, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 20 × 0.45, इसका मतलब 9 किलो कैलोरी पर मोल आ गई, ये लो, ये अपनी आ गई दहन की एंथैल्पी, यही होगी दहन की एंथैल्पी। अब कुछ लोग सोच रहे हैं दहन की एंथैल्पी डेल्टा ई कैसे होगी, डेल्टा एच होना चाहिए, मैं होना तो डेल्टा एच चाहिए था, लेकिन इसमें मेरे को डेल्टा एच तो तब ज्ञात करोगे ना डेल्टा ई से, जब आपके पास डेल्टा एन जी हो। मेरे को बोला गैस है, अब बताओ गैस कौन सी मानो, फिर उसकी इक्वेशन लिखूंगा तब मालूम चलेगा ना डेल्टा एन जी। तो देखो इसकी इक्वेशन लिखी तब मालूम चला ना, तो ये इक्वेशन नहीं दे रखी है, गैस अननोन है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दे रखा है, तो उस कंडीशन में डेल्टा ई को ही डेल्टा एच कंसीडर करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं, ठीक है बात। चलो आगे, ये दो बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। चलो चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी है आपको, प्रॉब्लम दे रखी है CS2 के निर्माण की एंथैल्पी ज्ञात करो।
CS2 के निर्माण की एंथैल्पी ज्ञात करो। दे क्या रखी है, कार्बन सल्फर एवं CS2 के दहन की एंथैल्पी दे रखी है क्रमशः 390 माइनस 290 माइनस 1100 किलो जूल पर मोल है। अब ये आपको पूछा है फॉर्मेशन की, आप इसके ऊपर मत जाओ, आप तो इसकी इक्वेशन लिख दो बस, एक काम कर दो। तो CS2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, कार्बन सॉलिड प्लस 2 सल्फर सॉलिड कन्वर्ट होगा CS2। ये लो, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गई, मतलब आपके लिए तो डेल्टा एच रिएक्शन हो गई। ये डेल्टा एच रिएक्शन जो होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर ही आएगा, किसका, कार्बन डाइसल्फाइड, बोलो आएगा ना। तो अपन को डेल्टा एच रिएक्शन गिवन क्या है, कंबशन की, तो कंबशन की गिवन है तो डेल्टा HC ऑफ द रिएक्टेंट माइनस डेल्टा HC ऑफ द प्रोडक्ट लगाऊंगा, लगाओ। कार्बन की 1 मोल की माइनस की 390, ये लो, प्लस 2 मोल कौन है, सल्फर, माइनस 290, ये लो, माइनस प्रोडक्ट माइनस का 1100, ये लो, लगा दो, माइनस का 580 माइनस माइनस प्लस का 1100, ये हुआ क्या, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाना है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा अपना कितना, 500 300 800 970, ठीक है, प्लस 1100, तो प्लस की 130 आ जाएगी, प्लस की 130 किलो जूल पर मोल। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग तो यही आएगा, है ना, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग तो यही आएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मोल C2H6 गैस का पूर्ण दहन करवाने पर 3129 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो डेल्टा HC हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 ज्ञात करो, सॉरी डेल्टा HF ऑफ C2H6 ज्ञात करो। आपको गिवन क्या है, डेल्टा HF ऑफ CO2 गिवन है और डेल्टा HF ऑफ H2O भी गिवन है। कितनी है, माइनस की 305 किलो जूल पर मोल और माइनस की 286 किलो जूल पर मोल, ये गिवन है। चलो आप तो एक बात बोलो, 2 मोल का पूर्ण दहन करवाया, तो 2 मोल का पूर्ण दहन करवा के इक्वेशन लिख दो, 4 CO2 बनेगा, 6 H2O बनेगा, 8 और 6 तो ये आ गया 7। ये डेल्टा H रिएक्शन है जो दहन को 2 मोल के दहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उत्सर्जित हुई है तो माइनस 3129 आएगी। अब आपको फॉर्मेशन का डेटा है, तो फॉर्मेशन का डेटा है तो ये काम करो, डेल्टा HF ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF ऑफ द रिएक्टेंट आएगा, ठीक है। ये लो, प्रोडक्ट 4 मोल CO2 है तो ये लो 4, CO2 की कितनी है, माइनस की 305, प्लस 6 मोल H2 है माइनस 286, ठीक है। ये लो माइनस इसकी x मानी मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो 2x हो गई, O2 की तो 0 होती है, माइनस 3129, ये कितना हो जाएगा 1220, सही। ये माइनस का ये लो माइनस का 2x, तो 2x बराबर 3129 है ना, 2x बराबर 3129 और इधर कितना बन गया बताओ, देखें 1200 1700 2936। कहीं गलती हो रही है क्या अपन से, पहले ये देख लो कहीं गलती हो रही है क्या, है गलती तो नहीं हो रही है ना, ध्यान रखना थोड़ा, गलती तो नहीं हो रही है ना। 6 मूल है, 4 मूल है, 1200 1800 1700, ठीक है ना। तो 2x बराबर कितना आ गया, 9 में से 6 गया 3 और 12 में से 3 गया, पीछे बच गया 9, इधर 30 में से 193। कहीं गड़बड़ हो रही है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं गड़बड़ हो रही है। चलो देख लेना आप एक बार के लिए,
2x बराबर 193 आया, तो x बराबर जो आएगा 96.5 आना चाहिए फिर तो। x बराबर हीट ऑफ फॉर्मेशन ये आएगा 96.5। एक मिनट देख लेते हैं डेटा को। हाँ डेटा गड़बड़ है, ये 395 कंसिडर करो इसको, 395। जब 395 होगा ना अगर ये वाला डेटा, तो 395 होता तो 400 1600 1600 में से 20 चले जाते, 1580 हो जाता। ये लो 1580, अगर ये 1580 होता ना तो ये 1580 1500 1700 3200 3296 हो जाता। तो ये माइनस में कुछ डेटा बनने वाला है। माइनस में क्या बनता, 16 में से 9 गए 7 है ना, 8 में से 2 गया 6, 167 बनता। तो माइनस का 83.5 ये लो, ये बन जाएगा। आगे बात समझ में। तो आज 4 क्वेश्चन अपन ने एंथैल्पी ऑफ कंबशन वगैरह के भी कर लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंबशन से रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट एंथैल्पी बचेगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन की। ठीक है, उसके अलावा और खूब सारी, लेकिन मेन क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं। यहां तक करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।